Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 9 students, in this video we will talk about the second maths assessment जो इंशाल्लाह वेंसडे को होगा और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है ना वो स्टूडेंट्स को टॉपिक से रिलेटेड हो रही थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन से कुछ के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, प्लस इंडाइसिस सर्ड्स और स्टैंडर्ड फॉर्म की वेटेजेस क्या हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह तुम लोग की सारी क्वेरीज को एड्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा सा तुम लोग को गाइड भी कर रहा हूँ कि किस तरह तुम लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको जो है वो थोड़ा और बेहतर बना सकते हो। आई होप तुम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन यह है कि इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें मैं तुम्हें जो है वो टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ एडवाइस है मेरे पास, कुछ सजेशंस है, ताकि ये कि तुम लोग का असेसमेंट जो है ना वो अच्छा हो जाए, क्योंकि दिस असेसमेंट इज़ अ नॉन कैलकुलेटर असेसमेंट। ये जो है ना असेसमेंट, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि इसमें इंडाइसिस सर्ट्स और स्टैंडर्ड फॉर्म का टॉपिक है, जो कि प्योरली पेपर वन का टॉपिक है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पेपर वन में आते हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिस्टेंस फार्मूला भी आ जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो P2 में आते हैं। तो ये जो तुम्हारा असेसमेंट है ये नॉन कैलकुलेटर है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। पूरे असेसमेंट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर इंडाइसिस के क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर लेंगे। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड। अगर आपको टीचर ने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए देखा तो वो आपसे पेपर ले लेंगी। ठीक है। पेपर के फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस होती है उस पर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर को नहीं निकालोगे, सारी चीज़ें बगैर कैलकुलेटर के करोगे, पूरी वर्किंग शो करोगे, पूरी कैलकुलेशन शो करोगे, उसी वक्त आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी कि भाई कैलकुलेटर जो है ना वो यूज़ नहीं होगा। बगैर कैलकुलेटर के जो है ना आपको पूरा असेसमेंट सॉल्व करना होगा। प्लस ये कि 50 मिनट्स मिलेंगे अपने असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए, 25 मार्क्स होंगे। अच्छा, क्वेश्चंस अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कितने क्वेश्चंस हैं, तो 4 to 5 क्वेश्चंस है आपके असेसमेंट में। ठीक है। दो मेन टॉपिक्स है आपके पास। एक टॉपिक आपके पास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि एक्सरसाइज 6C और 6D इंक्लूडेड है। ठीक है। 6A और 6B जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन चूंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको पता है कि जब 6C में हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें हमें ग्रेडियंट भी यूज़ करनी पड़ती है, तो ग्रेडियंट का भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला जो है ना उसका कोई क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है ना उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा ग्रेडियंट का फॉर्मूला और मिड पॉइंट आपको आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का रिलेशनशिप क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ गाइड की है। कुछ मैंने की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ चीज़ें मैं तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ थ्रू दिस वीडियो, ताकि जब तुम ये वीडियो देखो तो तुम्हें ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इंडाइसिस सर्ट्स और स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों की वेटेज बराबर है। ठीक है। 12 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, तो 13 मार्क्स का जो है वो ये हो जाएगा पूरा इंडाइसिस सर्ट्स और स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर हो सकता है 12 मार्क्स का जो है वो इंडाइसिस सर्ट्स और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए, और 13 मार्क्स का तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए। तो दोनों की वेटेज जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो बराबर ही है। इंडाइसिस में हमारे पास जो है ना वो सर्ट्स भी हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, तो ये तीन अलग टॉपिक्स हैं समझो। ठीक है। तो पहले थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें जिनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें ये बता दिया कि भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 6C जब स्टार्ट होती है तो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेशन क्या होगी, लाइन अगर वर्टिकल है तो इक्वेशन क्या होगी, अगर लाइन स्लांट है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला कोई कैलकुलेशन नहीं होती। वर्टिकल लाइन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला कोई कैलकुलेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जो है वो वाई एक्सिस को कट करती है, वर्टिकल लाइन हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, तो उनकी इक्वेशंस भी जो है ना वो उसी तरह लिखी जाती हैं। लेकिन जब स्लांट लाइन आती है तो उसके लिए हमें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट फर्स्ट, हमें हमेशा ग्रेडियंट निकालनी पड़ती है। उसके बाद हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं।
ठीक है, और उसके बाद जब ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट आ जाता है तो फिर हम इसी फॉर्मूले में वापस वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, एम की जगह पे ग्रेडियंट की वैल्यू, सी की जगह पे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, और अपनी इक्वेशन बना देते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला, कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, मे बी पॉसिबल पेपर में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे और बोले 1 मार्क के लिए बोले कि इसकी इक्वेशन लिख लो, वर्टिकल लाइन भी दे सकता है या फिर स्लांट लाइन भी दे सकता है। तो तीनों लाइंस की इक्वेशन जो है ना वो आपको बनानी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। इसमें जो सेकंड कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6C में, वो ये था कि वो आपको एक लाइन की इक्वेशन देके बोलता था कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए क्या करते थे कि भाई अगर हमें इक्वेशन वो दे रहा है और वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो जब एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब है कि आप अपनी इक्वेशन में y को जीरो रख दोगे, आपकी इक्वेशन में x भी होगा y भी होगा। जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो इक्वेशन होती है उसमें y की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब कोऑर्डिनेट का आंसर लिखना होता है ना, तो हम जो x की वैल्यू आई है वो लिखते हैं, कॉमा, और y की जगह पे जो है वो जीरो लिख के अपना आंसर लिख देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हें जहन में रखना है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको इक्वेशन देके बोल सकता है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, आप बताओ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि भाई आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, जब आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो आप एक्स को जीरो रख दोगे, जब आप एक्स को जीरो रखोगे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी। और फिर कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स की जगह पे आप जीरो लिखोगे, कॉमा, जो भी वाई की वैल्यू आएगी वो आप वाई की जगह पे लिख दोगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरीके से आने चाहिए, प्लस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि अगर वो आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रहा है और बोल रहा है कि भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आप जो है वो क्या करोगे, क्या प्रोसीजर होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू लाइंस और उसने बोला है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जैसा कि मुझे याद पड़ा एक्सरसाइज 6C का एक क्वेश्चन है, शायद 12 है कि 10 है, उसमें उसने हमें दो लाइंस दी थी और बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो उसमें आप क्या करोगे, दोनों को जो है ना वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। साइमल्टेनियस का मतलब या फिर एलिमिनेशन वाला मेथड यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज कर लो, दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। तो वही आपका जो एक्स और वाई का जो पॉइंट है ना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो याद रखना कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें ना, तो आपको उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, आइदर बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड वही होता है जिसमें एलिमिनेशन में वेरिएबल सेम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये दोनों मेथड्स को भी जो है ना वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में हमारे लिए जो है वो यूज़फुल होते हैं। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है तो फिर आप इस तरह ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लो, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो एक्सरसाइज 6C में हमने डिस्कस किए थे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जब हम 6D की बात करते हैं, एक्सरसाइज 6D, तो वहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का रिलेशन जो है ना वो डिस्कस होता है, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी ग्रेडियंट क्या होगी, उनकी स्लोप क्या होगी, और इफ़ द लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी ग्रेडियंट क्या होगी। तो ये वाली चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद यू शुड नो हाउ टू मेक एन इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आपने देखा होगा कि 6D के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, उसमें उसने यही बोला है कि भाई एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है एंड इट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की जो इक्वेशन है ना वो आपको बनानी आनी चाहिए। और द लास्ट थिंग इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन जो है ना वो किस तरह बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको 4 स्टेप्स लिखवाए थे, कि फाइंड ग्रेडियंट, flip it and change sign, find midpoint, find the value of y intercept। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना इन्हीं के जहन में रख के जो है ना अपनी वर्किंग करना, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। मतलब पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लो, फिर उस ग्रेडियंट को फ्लिप करो, साइन ऑपोजिट करो, ये सेकंड हो गया। थर्ड में फाइंड आउट द मिड पॉइंट, और मतलब आपको दो कोऑर्डिनेट्स तो देगा ना वो, तो उन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट निकालो, और फिर जो मिड पॉइंट आएगा उसको यूज करके सी निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, और जब ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट आ जाए तो फिर इक्वेशन बना दो। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है।
ठीक है, तो ये तो था 6C और 6D। अब इक्वेशन, अगर मैं अब चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूँ, तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली चीज़ है इंडाइसिस। इंडाइसिस के सारे रूल्स तुम्हें अच्छी तरीके से करने हैं, ठीक है। और प्लस इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसिस का जो टॉपिक हमने किया था, जिसमें बेस सेम करते हैं और फिर पावर्स को जो है वो इक्वल करके आंसर लिखते हैं, तो वो वाला टॉपिक भी करना है तुम्हें, रूल्स प्लस इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसिस। ठीक है। सर्ड्स में अगर बात करो तो सर्ड्स में सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कन्वर्जन का मतलब है कि भाई किस तरह ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वाली कन्वर्जन आनी चाहिए। और प्लस ये कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म किए थे ना। अगर मैं दो नंबर्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दूं, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, वो डिवाइड कैसे होते हैं, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना। इंडाइसेस जो है वो 6 to 7 मार्क्स की समझ लो, सर्च जो है वो 5 मार्क्स समझ लो, और स्टैंडर्ड फॉर्म 3 मार्क्स, इस तरह की इनकी वेटेज है। तो ये टोटल मिला के जो है ना कुछ 12 से 13 मार्क्स बन रहे हैं रफली। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस मिला के जो है ना वो 12 मार्क्स कुछ बन रहे हैं इनके ना। तो टोटल असेसमेंट आपका 25 मार्क्स का है। तो वेटेज जो है ना वो दोनों टॉपिक्स की मोरलेस एक इक्वल ही है। ठीक है, तो ऐसा हरगिज नहीं करना कि इंडाइसिस, सर्च और स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने जो है वो छोड़ दिया, तो फिर पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता है 25 में से कम 13 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना। अगर अब ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, अगर तुम इनकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो ना, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा हो जाएगा। देखो, इंडाइसिस, सर्च और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते, वो तो आपको सारा ही करना है। इंडाइसिस में आपको रूल सारे करने हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होती है डिवाइड होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। डबल पावर का जो लॉ है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है, तो वो पावर कैसे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं। और रैशनल इंडाइसिस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको करनी है। फिर इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडाइसिस मैंने आपको बोला। सर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कि सिंप्लीफिकेशन कर लो अच्छी तरीके से, रैशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट कर लो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करनी है अच्छी तरीके से, ऑर्डिनरी से स्टैंडर्ड। देखो, सारी चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ये है कि एक एक नंबर की कोई भी आ सकती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है, उसने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी में कन्वर्जन दे दी, या ऑर्डिनरी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन दे दी। प्लस ये है कि उसने हो सकता है आपको दो नंबर्स दे दिए जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या दो नंबर्स दे दिए जो कि डिवाइड हो रहे हैं। तो बगैर कैलकुलेटर आपको ये सॉल्व करना है, इसका मतलब है यू हैव टू शो ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, क्योंकि उनके मार्क्स होंगे। अगर आप वर्किंग नहीं करोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा असेसमेंट मुश्किल है, प्लस ये कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है ना, तो ये और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा सुकून से बैठ के असेसमेंट को ट्राई करो। बाकी ये कि प्रैक्टिस तुम्हारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर तुमने बगैर कैलकुलेटर के प्रैक्टिस की है, तो फिर असेसमेंट में तुम्हें जो है वो फ़ायदा होगा। वरना फिर ये है कि असेसमेंट में तुमसे आसान आसान चीज़ें भी जो है ना वो सॉल्व नहीं होंगी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब तुम लोग जो है वो इस वीडियो को देखो अच्छी तरीके से, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा फोकस कर लो। बाकी ये कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू टेक सम ऑनलाइन सेशंस, जिसमें आप लोग की क्वेरीज जो हैं वो उनको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस एज वेल। तो स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।